दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 241वां लेक्चर है। शानदार सा लेक्चर सीरीज चल रहा है दोस्तों, और अभी तक हम लोगों ने पूरे 7200 सवाल कंप्लीट कर दिए। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं दोस्तों तो 7201 से लेकर 7230 तक के सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। बहुत शानदार सा सेशन रहेगा आप सभी का। ठीक है, और आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, जिसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इससे संबंधित जितने भी सवाल आपकी परीक्षा में बनते हैं उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। याद रखेंगे इसी सीरीज में जो आप 241वां लेक्चर देख रहे हैं, इसी सीरीज में 150 लेक्चर में दोस्तों इतिहास विषय आप सभी को पढ़ाया गया है। उसके बाद 80 लेक्चर में संविधान पढ़ाया गया, और उसके बाद 231 नंबर से दोस्तों जो हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं वो आपके विश्व भूगोल की क्लास है। तो आज हमारी भूगोल की 11वीं क्लास है। ठीक, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए हैं। मैं कहता हूं एक एक विषय को आप इतने अच्छे से पढ़ लीजिए को विषय अच्छे से तैयार हो जाए, मजबूती आ जाए आपको। ठीक है, तो इसलिए आप अलग अलग विषय ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 241वां लेक्चर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सवाल क्या दे रहा दोस्तों कि सर्वप्रथम महाद्वीपों के प्रवाह की बात 1908 ईस्वी में किसने की थी। ठीक है, 1908 ईस्वी में दोस्तों किसके प्रवाह की बात, महाद्वीपों के प्रवाह की बात ये किसने किया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो नाम आता है दोस्तों वेगनर का नाम आता है। यहीं पे दोस्तों हम लोग गलती कर देते हैं। वेगनर का नाम जो आता है ना वो 1912 ईस्वी से सुनने को मिलता है, जबकि 1908 के बारे में पूछ रहा दोस्तों, और ये समय था टेलर महोदय का। जी हाँ दोस्तों, FB टेलर, याद रखेगा। सबसे पहले इस बारे में किसने बताया था दोस्तों, तो याद रखेंगे सबसे पहले इस बारे में FB टेलर महोदय ने बताया था। और कब बताया था दोस्तों, याद रखेंगे 1908 ईस्वी में। ठीक है, जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं ना तो हमेशा वेगनर का नाम याद आता है, वो गलत है। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या बताया था दोस्तों, तो इन्होंने बताया था टर्शियरी युग में। ठीक है, टर्शियरी युग में जो नवीन मोड़दार पर्वत उत्पन्न हुए थे, नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या इन्होंने किया था। पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या दिया था दोस्तों। ठीक है, और व्याख्या का आधार क्या था दोस्तों, वो जो ये बताया जा रहा है दोस्तों ऊपर, महाद्वीपों के प्रवाह की बात इसी दौरान की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, तो FB टेलर के द्वारा किया गया था। ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो चैप्टर है ना महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है क्या, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन लगेगा कि सर डायरेक्ट सवाल पर आ गए। दोस्तों होता क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है इस पर कई महाद्वीप हैं और कई महासागर हैं। ये महाद्वीप और महासागर जो है दोस्तों ये कहीं न कहीं किसी न किसी प्लेट पर बसे हुए। जैसे महाद्वीप के नीचे भी दोस्तों प्लेट है, उसी तरह महासागर का जो जल है आखिर कहीं न कहीं धरातल तो होगा ना, तो क्या था दोस्तों उसे प्लेट नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं उसे, हम प्लेट नाम देते हैं। तो दोस्तों ये जो प्लेट थी ना ये पहले आपस में जुड़ी हुई थी, करोड़ों साल पहले दोस्तों ये सभी की सभी प्लेटें आपस में जुड़ी हुई थी। यानी सर आपके कहने का मतलब है कि व्यक्ति भारत से अमेरिका जा सकता था, बिल्कुल। आज तो आपको अमेरिका जाने के लिए जहाज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक महाद्वीप अलग अलग हो गया। ठीक है, कुछ महाद्वीप अभी भी आपस में जुड़े हैं, जैसे यूरोप को देखिए आप एशिया से जुड़े हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया देखिए एकदम अलग हो गया है, अफ्रीका आपका अलग है। ठीक है, उसी तरह से अमेरिका एकदम अलग है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका जुड़ी है थोड़े से, लेकिन दोस्तों अलग अलग हैं। ठीक है, तो किसी जमाने में दोस्तों ये एक जैसे थे। सर क्या हम जानेंगे वो कौन सा जमाना था, सब कुछ हम बात करेंगे दोस्तों। ये उसी बारे में तो बता रहा है कि सबसे पहले महाद्वीपों के प्रवाह की बात किसने किया, कि महाद्वीप धीरे धीरे करके दूर चले गए। ये बात सबसे पहले FB टेलर ने ही किया था, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। दोबारा दोस्तों इस पर और शोध हुआ तो वेगनर महोदय का नाम आता है। वेगनर महोदय का नाम 1912 से संबंधित है। सवाल दे रहा है कि महाद्वीपों के प्रवाह को सिद्धांत रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों, तो अल्फ्रेड वेगनर को जाता है। किसे जाता है दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर को जाता है। अल्फ्रेड वेगनर ने दोस्तों 1912 ईस्वी में जो इसके पहले ये महाद्वीपीय प्रवाह की बात हुई थी उसी को दोस्तों इन्होंने सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, तो ये बात होती है दोस्तों, तो यहाँ वेगनर का नाम याद रखेंगे। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, करा किसने महाद्वीपों व महासागरों की स्थिरता संबंधी परिकल्पना को गलत ठहराते हुए कहा, उन्होंने कहा दोस्तों वेगनर महोदय ने कहा कि इसके पहले लोगों के मन में था कि जो महाद्वीप हैं जो महासागर हैं
ये स्थिर है, लेकिन दोस्तों इन्होंने उसे गलत ठहराया। इन्होंने कहा वो स्थिर नहीं है, वो क्या दोस्तों एक प्लेट पर है और वो प्लेटें धीरे धीरे गति कर रही हैं। क्या सर आज भी प्लेटें गति कर रही हैं? बिल्कुल, आप देख रहे होंगे दोस्तों भारतीय प्लेटें खिसक रही हैं, ठीक है। ऐसे कई प्लेटों का नाम आपको पता होगा जो अपने स्थान से अलग हो रहे हैं। तो महाद्वीपीय प्रवाह के संबंध में दोस्तों अपना प्रमाण दिया, और यह प्रमाण किसने दिया था दोस्तों? यह प्रमाण अल्फ्रेड महोदय ने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने दिया था, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इसे वेगनर थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेगनर थ्योरी या वेगनर का सिद्धांत, इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है कि अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग, ठीक है, याद रखेगा इन्होंने जिस युग की बात किया ये कार्बोनिफेरस युग की बात किया। टर्सरी युग के दोस्तों जिस तरह से, अच्छा आपने कल्प के बारे में पढ़ा है? कल्प महाकल्प के बारे में नहीं पढ़ा होगा ना। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर खोलिए, लिखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टडी 91, आपको मेरा एक लेक्चर मिलेगा जहां पर मैंने कल्प महाकल्प इन सब चीजों के बारे में विस्तार से पढ़ा है, ठीक है। तो उसी में दोस्तों आपको एक युग मिलेगा, उस युग का नाम है कार्बोनिफेरस युग। यह युग इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका नाम जरूर याद रखेगा, परीक्षा में बहुत सारे सवाल बनते हैं यहां से। इसी युग में दोस्तों जो संसार थे, ये संसार जब एक था दोस्तों, तो इसमें पहली बार जो अलगाव की स्थिति आई ना, वो इसी युग में अलग हुए थे। कहा जाता है कि जो आपने पढ़ा होगा डायनासोर वगैरह के बारे में, वो डायनासोर का काल यही था दोस्तों, कार्बोनिफेरस, ठीक है। इसी युग में जो महाद्वीप थे दोस्तों अलग अलग हो गए। तो कार्बोनिफेरस युग में संसार के सभी महादेश, महादेश का मतलब क्या दोस्तों? संसार के सभी महाद्वीप, ठीक है। महादेश का तात्पर्य महाद्वीप से है। महाद्वीप किस महान स्थल खंड के रूप में आपस में जुड़े हुए थे दोस्तों? तो यही इसके अंत समय में क्या हुआ, वो अलग हुए हैं। यानी कार्बोनिफेरस के शुरुआत में दोस्तों सभी जुड़े हुए थे, और तब उन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों? तब उन्हें पैंजिया कहा जाता था। जितने स्थल खंड थे वो एक साथ जुड़े थे और उन्हें क्या कहा जाता? पैंजिया। अभी देखिए आगे मैं मैप रखा हूं, देखिए यहां बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपको कुछ सवाल बता दूं, फिर आप समझने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो अभी आपने एक लाइन समझा कि सारे स्थलखंड, ठीक है, आप यहां याद रखिए दोस्तों, समस्त स्थलखंड जो थे दोस्तों, समस्त भूभाग, ठीक है, भूभाग एक थे, या अलग अलग नहीं थे। आज जिन महाद्वीपों का आप अलग अलग देख रहे हो, कार्बोनिफेरस युग में दोस्तों वो सभी आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे। अब अगला सवाल क्या दे रहा दोस्तों? एकल महान स्थलखंड पेंजिया कहिए चाहे पैंजिया के, पैंजिया के चारों ओर जो विशाल सागर था उसे वेगनर ने दोस्तों क्या नाम दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने उस विशाल सागर का नाम दिया था पैंथालासा। क्या नाम दिया था दोस्तों? पैंथालासा नाम दिया था, ठीक है। यानी जो ये स्थलखंड था, उस स्थलखंड के चारों तरफ क्या था दोस्तों? एक समुद्र था, ठीक है। तब भी यह स्थलखंड दोस्तों समुद्र से घिरा हुआ था, ठीक है। और उस समुद्र का नाम क्या था दोस्तों? तो पैंथालासा नामक क्या था दोस्तों? यह महासागर था, ठीक है। यह क्या था दोस्तों? महासागर। आगे चल के आप ये जो अलग अलग महासागर पढ़ते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर, वो इसी के हिस्सा थे। वो पहले एक ही महासागर थे, आज भी वो सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। हमने उन्हें दूरी के हिसाब से अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये सब नाम दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर ने चूज किया था। कह रहा कौन से महाद्वीप इस पैंजिया स्थलखंड के ऊपरी भाग में था दोस्तों? तो दोस्तों पैंजिया स्थलखंड, क्योंकि पूरा का पूरा स्थलखंड एक ही था, तो ऊपर के हिस्से को दोस्तों जो नाम दिया गया था वो नाम दिया था, क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था अच्छा एक मिनट, कौन से महाद्वीप इस पैंजिया के स्थलखंड थे दोस्तों? वर्तमान के आधार पर या फिर किस तरह से? जैसे ऐसे पढ़ेंगे तो पैंजिया का ऊपर का हिस्सा दोस्तों जो था वो अंगारा लैंड था, जो नीचे का हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड था, ठीक है। तो एक चीज आप यहां पे याद रखेगा, ऊपर का हिस्सा जो था दोस्तों, ऊपर का हिस्सा जो था, ऊपर क्या था स्थित है दोस्तों? ऊपर था अंगारा लैंड। क्या था दोस्तों? अंगारा लैंड, ठीक है। नीचे की तरफ दोस्तों क्या था? ठीक है, नीचे की तरफ क्या था? गोंडवाना लैंड, ठीक है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है। अगर दोस्तों हम बातें करें कि सर ये बता दीजिए कि अगर वर्तमान में हम देखें तो इस अंगारा लैंड में क्या था? तो अंगारा लैंड में दोस्तों था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो आज हम देखते हैं ये था। इसी तरह से उस समय यूरोप और एशिया एक थे, तब उसे हम कहते थे यूरेशिया। यूरोप और एशिया अलग अलग नहीं थे, वो एक थे, इसलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया? यूरेशिया नाम दे दिया। तो याद रखेगा दोस्तों ये जो चीजें थी दोस्तों, ये किसके पास थी दोस्तों? ये अंगारा लैंड के अंतर्गत आती थी। उसी तरह से अफ्रीका हो गया, ठीक है, और नीचे का ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, भारतीय महाद्वीप हो गया, ये दोस्तों गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा आपको। चलिए अब
देखिए यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा होगा, इस मैप में दोस्तों पूरा का पूरा स्थल खंड ये आपस में जुड़ा हुआ था, ये दिख रहा होगा। और ये जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, ये किस काल की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दोस्तों कार्बोनिफेरस युग की। किस युग की बात कर रहे हैं, कार्बोनिफेरस युग की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस युग में दोस्तों ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। जो ऊपर का हिस्सा है दोस्तों वो क्या था दोस्तों, ऐसे उसके दो नाम रखे जाते, एक तो मुख्य रूप से दोस्तों उसे कहा जाता था अंगारा लैंड। क्या कहा जाता था, अंगारा लैंड। जो दक्षिण का हिस्सा था दोस्तों उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना, ठीक है। अंगारा लैंड और गोंडवाना के नाम से जानते थे। ये जो अंगारा लैंड था दोस्तों इसका एक और नाम था, तो आप दूसरा नाम लिख लीजिए, इसी को लारेशिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, इसी को लारेशिया भी कहा जाता था, याद रखेंगे। इसी तरह से चारों तरफ का जो जल था दोस्तों, ये जो जल था इसे क्या कहते थे दोस्तों, इसे पैंथालाशा कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, इसे पैंथालाशा कहते थे। उसी तरह से दोस्तों ये जो पूरा का पूरा महाद्वीप था, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा महाद्वीप था दोस्तों, ये पूरा का पूरा महाद्वीप जो है दोस्तों इसे क्या कहते थे, इसे हम कहते थे पैंजिया। क्या नाम देते थे दोस्तों, पैंजिया। और इसी के साथ दोस्तों एक छोटा सा नाम और आप याद रखिए, यहां पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये दोस्तों टेथिस सागर है। क्या दोस्तों, ये टेथिस सागर है, याद रखिएगा। ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में ये टेथिस सागर था। क्या था दोस्तों, यह टेथिस सागर था, कोई अलग से हिस्सा नहीं दोस्तों, ये पैंथालाशा का हिस्सा था। पैंथालाशा जो महासागर था ये उसी का हिस्सा था, टेथिस सागर। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आया ना, पूरी बातें सब समझ में आ गया ना। चलिए आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो सवाल दे रहा दोस्तों वो दे रहा है कि पैंजिया, ध्यान से पढ़िए, पैंजिया स्थल खंड के ऊपरी भाग को क्या नाम दिया गया, ठीक है। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया कि ऊपरी भाग के दोस्तों दो नाम थे, ठीक है, दो नाम थे। इसी को दोस्तों क्या कहते थे, इसी को अंगारा लैंड कहा जाता था, इसी को लारेशिया कहा जाता था, कुछ अलग से नहीं, अंगारा लैंड और लारेशिया। और इसके अंतर्गत कौन कौन आते थे, एक तो उत्तरी अमेरिका आता था, एक क्या आता था दोस्तों, उत्तरी अमेरिका आता था, और क्या आता था दोस्तों, यूरेशिया आता था। तो आप अलग अलग लिख लो, यूरोप भी आता था और एशिया भी आता था, ठीक है। तो ये सब चीजें दोस्तों ये पैंजिया के अंतर्गत आते थे, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल क्या दे रहा है, अगला दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, प्रायद्वीपीय भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, ये पैंजिया स्थल खंड के किस भाग का निर्माण करते थे। तो ये सभी आते थे दोस्तों गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते थे, यह गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते थे, ठीक है। नीचे वाले जो हिस्से थे दोस्तों गोंडवाना लैंड। अब यहां देख लीजिए, आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो देखिए नॉर्थ अमेरिका यहां पे आ रहा है, उत्तरी अमेरिका, यहां यूरेशिया आ रहा है, यूरोप धन एशिया बराबर यूरेशिया। मैं हाईलाइट करके आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पर क्या आ रहा है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका आ रहा है और ये यूरेशिया वाला प्लेट है। बाकी सब तो नीचे आ रहा है ना, यहां देखिए दक्षिण अमेरिका यहां पर है, अफ्रीका दोस्तों यहां पर है, इंडिया प्लेट दोस्तों यहां पर है, अंटार्कटिका प्लेट यहां पर है, ऑस्ट्रेलिया प्लेट यहां पर है। तो ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा कि बाकी नीचे वाले जो महाद्वीप थे दोस्तों वो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते थे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है पैंजिया स्थल खंड के दक्षिणी भाग को क्या नाम दिया गया, ठीक है। इसके दक्षिणी भाग को क्या नाम दिया गया, तो जो नीचे की तरफ था दोस्तों वही तो था गोंडवाना लैंड। तो दोनों का उत्तर क्या हो गया, एक ही हो गया ना। क्या नाम था दोस्तों, गोंडवाना लैंड, ठीक है। जो दक्षिण के हिस्से में था उसे क्या नाम दिया गया, गोंडवाना लैंड। तो चाहे आप दक्षिणी भाग कहिए चाहे गोंडवाना लैंड कहिए, जिस तरह से ऊपर वाले को लारेशिया कहा जाता था, नीचे वाले का कोई दूसरा नाम नहीं था। ये अपने मन में एक पिक्चर अपना क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि पैंजिया स्थल खंड के लॉरेशिया या लॉरेशिया, ठीक है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में कौन सा सागर स्थित है, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आपसे कभी ये पूछे कि पैंजिया के चारों तरफ कौन सा था, पैंजिया के चारों तरफ क्या था दोस्तों, तब बताएगा दोस्तों यहाँ पैंथालाशा नामक महासागर था। पैंथालाशा नामक क्या था दोस्तों, यह महासागर था। क्या था दोस्तों, यह महासागर था। और जो पैंजिया था दोस्तों ये क्या था, ये महाद्वीप था। तो इस महाद्वीप के चारों तरफ क्या था, पैंथालाशा नामक महासागर था। लेकिन अगर आपसे पूछ दो कि अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच में या लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या था, तो इसके बीच में दोस्तों टेथिस सागर था। क्या था दोस्तों, इसके बीच में क्या था, टेथिस सागर स्थित था दोस्तों। आप इसे भी याद रखेगा, पीछे मैंने आपको मैप में दिखा दिया था। टेथिस सागर भी किसका हिस्सा था,
वो भी जो है, जैसे आज बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का हिस्सा है ना, उसी तरह से उस समय में, या अरब सागर हिंद महासागर का हिस्सा है, उसी तरह से उस समय में टेथिस सागर जो था ये पैंथालासा का हिस्सा था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, कह रहा है वेगनर के अध्ययन के अनुसार, वेगनर ने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ समझा, उसके आधार पर कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी ध्रुव जो था दोस्तों वो कहां पर स्थित था। आप दक्षिणी ध्रुव कहां है दोस्तों, आज जो दक्षिणी ध्रुव आप पढ़ेंगे अंटार्कटिका के पास है। अगर वर्तमान की बात करें, अगर दोस्तों वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दक्षिणी ध्रुव कहां पर है, दक्षिणी ध्रुव ये कहां पर स्थित है दोस्तों, तो पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है दोस्तों ये अंटार्कटिका में स्थित है। कहां पर दोस्तों, अंटार्कटिका में स्थित है ना, अंटार्कटिका। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा, आप लोगों को नहीं पता होगा, अंटार्कटिका जो है दोस्तों इसको महाद्वीप भी माना जाता है और इसको महासागर भी माना जाता है, दोनों माना जाता है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों ये पूरी तरह से बर्फ है। क्या है दोस्तों, पूरी तरह से क्या है दोस्तों, बर्फ है। ठीक है, अब बर्फ को दोस्तों आप स्थल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और बर्फ को जल भी माना जा सकता है, इसीलिए इसका जो नाम है ये महाद्वीप और महासागर दोनों में लिया जाता है। फिलहाल ये तो आज की बात है। वेगनर हमें पूछ रहा है कि तब जो है कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी ध्रुव कहां पर था, तब क्या बताएंगे दोस्तों, तब दोस्तों यह दक्षिण अफ्रीका के डरबन के पास स्थित था। दक्षिण अफ्रीका के डरबन नामक शहर सुना ना, डरबन। ठीक है, डरबन शहर के पास ये दक्षिणी ध्रुव था दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। एकदम स्पेशल चीज आपको बता रहा हूं। आपने बहुतों जगह दोस्तों ये ज्योग्राफी पढ़ा होगा, लेकिन ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, देखिए ये क्लास बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो क्या है, मैं चाहता तो यहाँ डिटेल में क्लास दे सकता था, लेकिन मैंने हर क्लास को, आज 241वां लेक्चर, मैंने हर एक लेक्चर को प्रश्न श्रृंखला में कन्वर्ट कर दिया। उससे ये मिलता है ना कि आपने ये सारी बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग में, किसी न किसी किताब में पढ़ा होगा। पढ़ने के बाद परीक्षा में सवाल कैसा बनता है, ये एक दोस्तों मुश्किल विषय है कि परीक्षा में उस चैप्टर से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जो सवाल होते हैं दोस्तों वो इस तरह से बन सकते हैं। मैंने केवल ऑप्शन नहीं दिया तो और भी अच्छा कर दिया। ऑप्शन देता तो उत्तर तो आपके सामने लिखा रहता, आपको केवल पहचानना था। मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिया कि आपको उत्तर याद होना चाहिए, आपको पहचानना नहीं है, आपको उत्तर याद रखना है, और इस तरह से मैंने यहां से ऑप्शन हटा दिया। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर है आप इसी तरह से पढ़िए तो ज्यादा सही रहेगा। आगे बढ़िए दोस्तों, कह रहा वेगनर के अध्ययन के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में जो उत्तरी ध्रुव था दोस्तों वो कहां था, दक्षिणी ध्रुव तो हमने पढ़ लिया। सर क्या मैप में आप दिखाएंगे, अभी दिखा दूंगा। दक्षिण अफ्रीका के डरबन के पास में था। उसी तरह से दोस्तों ये जो उत्तरी ध्रुव है ये कार्बोनिफेरस युग में कहां था दोस्तों, तो ये आधुनिक प्रशांत महासागर, ठीक है, आधुनिक प्रशांत महासागर में दोस्तों स्थित था। ठीक है, और उस समय की बात करेंगे दोस्तों, ये तो वर्तमान की बात हो गई। वर्तमान में दोस्तों ये प्रशांत महासागर में स्थित था। वर्तमान में जो प्रशांत महासागर का लोकेशन है वहां पर था। उस जमाने की बात करेंगे दोस्तों, तो उस जमाने में दोस्तों पैंथालासा था ना, तो याद रखेंगे पैंथालासा के उत्तर में, ठीक है, पैंथालासा के उत्तर में यह स्थित था दोस्तों, उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर दिशा में यह स्थित था, सबसे ऊपर की तरफ दोस्तों स्थित था। तो याद रखेंगे, ये सवाल आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। और अगले पॉइंट से पहले मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो पृथ्वी है दोस्तों, ये जो मैप देख रहे हैं दोस्तों, एक मैप आपको मिल रहा है दोस्तों कार्बोनिफेरस युग का। कार्बोनिफेरस युग में जो पृथ्वी थी वो कैसी दिखती थी, ये दोस्तों पहला सवाल हो जाएगा। और दोस्तों वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में पृथ्वी कैसी दिखती है, ये आपका अगला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब दोनों को देखिए तो उस समय में दोस्तों ये यूरेशिया हो गया, यूरोप और एशिया वाला पोर्टल पार्ट हो गया, और यहाँ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हो गया। ठीक है, इसी तरह से नीचे की तरफ देखिए, यहाँ नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ यूरेशिया हो गया, यहाँ साउथ अफ्रीका हो गया, यहाँ अफ्रीका हो गया, यहाँ साउथ अमेरिका, अफ्रीका हो गया, ये इंडिया प्लेट है, ये अंटार्कटिका प्लेट है, और ये ऑस्ट्रेलिया प्लेट है। ठीक है, जो दक्षिणी ध्रुव था दोस्तों वो कुछ इस लोकेशन पे स्थित था, यहाँ पे। ठीक है, ये वाला लोकेशन था दोस्तों, ये लोकेशन क्या था दोस्तों, ये दक्षिणी ध्रुव था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या था दोस्तों, ये दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा था। ठीक है, इसी तरह से उत्तरी ध्रुव का हिस्सा दोस्तों ये प्रशांत महासागर के पास मिलता है, इसके उत्तर में था, तो याद रखेंगे टेथिस सागर है, याद रखेंगे। और वर्तमान में देखेंगे दोस्तों तो उत्तरी अमेरिका यहाँ हो गया है, दक्षिणी अमेरिका दोस्तों यहाँ हो गया है, उसी तरह से दोस्तों यूरेशिया यहाँ हो गया, अफ्रीका यहाँ हो गया है, और भारत दोस्तों इस मैप के ठीक पीछे, मतलब पृथ्वी गोल है ना, तो उसके ठीक पीछे मिल जाएगा। उसी तरह से ये जो
महासागर है, प्रशांत महासागर है, या अटलांटिक महासागर है। ये आप दोस्तों अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका को महाद्वीप महासागर दोनों में रखा जाता है। ये हिंद महासागर, ऊपर की तरफ दोस्तों आर्कटिक महासागर है, ठीक है। तो ये भी चीजें आपने देख लिया। तो तब और अब क्या है, कैसे था, वो चीजें आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी सिकुड़कर कई भागों में टूट गई। ठीक है, अब देखिए बड़ा अच्छा सवाल दे दिया। यहां पूछा जा रहा है कि भाई वो कौन सा सिद्धांत था जिसके अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी, भूपर्पटी का मतलब क्या दोस्तों, पृथ्वी के क्रस्ट की बात करें। ठीक है, क्रस्ट मतलब क्या, जो ऊपरी स्थलखंड है। ठीक है, जो ऊपरी स्थलखंड है, आपसे पूछा जा रहा है स्थलखंड क्यों टूट गया। पूछा जा रहा है कि जो स्थलखंड था दोस्तों ये कई भागों में टूट क्यों गया। क्योंकि दोस्तों आप पढ़े होंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या पढ़ा आपने पढ़ा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या थ्योरी। ठीक है, ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि सारी महाद्वीप और महासागर ये प्लेट पर स्थित हैं, अलग अलग प्लेटों पे हैं। इन प्लेटों में गति होती है, ये गति बहुत धीरे होती है, इसी कारण हम इंसान को महसूस नहीं होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और दोस्तों इसी कारण जब अलग अलग प्लेटें होंगी तो जाहिर सी बात है टूट जाएंगी। ठीक है, जब एक प्लेट होता तो नहीं टूटती, जब अलग अलग प्लेट है तो टूट ही जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा पृथ्वी की भूपर्पटी के टूटने से बने प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, ये जितना भूपर्पटी टूटा वो उस प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उससे प्लेट का निर्माण हुआ। क्या निर्माण हुआ दोस्तों, पहले क्या बना, प्लेट। ठीक है, तो आप याद रखिए, चाहे आप महाद्वीप की बात कीजिए, ठीक है, चाहे आप महासागर की बात कीजिए, दो ही चीज है धरती पर, या तो स्थलखंड है या तो जलखंड है। और ये जो दोनों चीजें दोस्तों याद रखेगा, ये दोनों चीजें किससे संबंधित दोस्तों, ये प्लेट से संबंधित है। किसी न किसी प्लेट पर दोस्तों ये बनी हुई है। सर क्या प्लेट के बारे में भी आप जानकारी देंगे, बिल्कुल देंगे, आप खाली पढ़ते चलिए। लिख रहा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। विवर्तनिकी कोई नया शब्द नहीं दोस्तों, विवर्तनिकी को हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टेक्टोनिक कहते हैं। ठीक है, टेक्टोनिक। तो कह रहा है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार स्थल मंडल कितनी बड़ी और छोटी भूप्लेटों में विभक्त है दोस्तों। तो अगर हम यहां पे बड़ी प्लेटों की बात करें, अगर हम बड़ी प्लेटों की बात करें दोस्तों, तो बड़ी प्लेटों की संख्या 7 से 8 है। कितनी है, 7 से 8 है। इसी तरह से अगर हम छोटी प्लेटों की बात करें, ठीक है, तो छोटी प्लेटों की संख्या कितनी है दोस्तों, छोटी प्लेटों की संख्या करीब 20 मानी जाती है, 20। ठीक है, 20 छोटी प्लेटें हैं और 7 से 8 दोस्तों बड़ी प्लेटें हैं। ठीक है, याद रखेगा, कई सारी किताबों में 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, लेकिन जो एग्जैक्ट आंकड़ा दोस्तों 7 से 8 माना गया। ठीक है, ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए किताब लॉन्च की गई। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, एक बार किताबों को लेकर पढ़िए। आपको लगेगा कि जो इंसान, अच्छा आप एक बात सोचिए ना, हम इतना अच्छे से फ्री में अगर पढ़ा सकते हैं, तो जो हमारा पेड प्रोग्राम है, जो हमारी किताबें हैं, क्या हमने वहाँ मेहनत नहीं किया, बहुत मेहनत किया दोस्तों। आपको कोई जुड़ने की जरूरत है, कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल पर आते हैं। दिख रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार भू प्लेटों की औसत मोटाई कितनी है। ये जो प्लेटें हैं ये कितनी मोटी हैं, तो दोस्तों प्लेटों की औसत मोटाई जो बताई गई है वो लगभग कितना बताएगा दोस्तों, 100 किलोमीटर बताई गई। कितना बताई गई है, लगभग 100 किलोमीटर मोटी दोस्तों ये प्लेटें हैं। मतलब मोटाई की बात कर रहा है, जिस स्थलखंड पे हम लोग रहते हैं ये पतली प्लेट नहीं है, कितनी गहरी है दोस्तों, 100 किलोमीटर तक जाओगे तब भी ये स्थल ही मिलेगा दोस्तों, उसी का हिस्सा मिलेगा। तो प्लेट है, इसकी मोटाई ये मानी गई है। ठीक है, कह रहा भू प्लेटों पर स्थलाकृतियों का निर्माण, ये भू प्लेटों पर जो स्थलाकृतियां बनी हुई हैं, स्थलाकृतियां मतलब स्थल पर आकृति, ये जो निर्माण हुई है दोस्तों, इसका निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है दोस्तों, तो इसका निर्माण दोस्तों विवर्तनिकी क्रिया द्वारा हुआ है। किससे हुआ दोस्तों, विवर्तनिकी क्रिया द्वारा। विवर्तनिकी मतलब टेक्टोनिक। ठीक है, टेक्टोनिक क्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, ये जितने भी भू प्लेटें हैं हम इनकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या, मैं आपको अपने भाषा में समझा दूं। जो अलग अलग देश हैं, अलग अलग महासागर हैं, इसके नीचे धरातल है, वो धरातल लगभग 100 किलोमीटर मोटा है और वो धरातल अलग अलग है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और वही यहां बता रहा है, उनके अलग अलग होने के फलस्वरूप पास पास भी है। तो क्या, अब मान लीजिए एक ये प्लेट है, एक प्लेट है, अब दोनों प्लेटें जब आपस में रगड़ करती होंगी दोस्तों, इससे भूकंप आता है, एनर्जी पैदा होती है ना, ऊर्जा पैदा होता है, इससे भी भूकंप आता है। ठीक है, जब ये प्लेटें क्या करती हैं, ऐसे रगड़ती हैं एक दूसरे से, तो उसके वजह से भी भूकंप आता है। हो सकता है भूकंप के अलावा भी कुछ हो जाए। ठीक है, जैसे दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें कई प्लेटें अलग हो रही हैं। आप देख रहे हैं अफ्रीका 2 भागों में टूट रहा है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था। ठीक है, एक मेरी क्लास चलती
चलती है दोस्तों, रात को 10 बजे स्पेशल क्लास होती है, आपके पास समय हो तो कभी देखिएगा। रोज नए नए मुद्दों के साथ बातचीत होती है, उसका नाम हमने दिया द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, ऐसी बातें जो जनरली आपको कोई नहीं बताता, कोई नहीं समझाता, वो चीज हम वहां डिस्कस करते हैं। मैंने आपको एक चीज बताया दोस्तों, अफ्रीका 2 भागों में बट रहा है। ठीक है, तो देखिए वो प्लेट की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि किस प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत को दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा गया। देखिए भारत जो है दोस्तों, उसकी आकृति कुछ इस तरह से है। याद रखेगा, जो स्थलखंड तीन ओर से जल से घिरा हो, क्या हो दोस्तों, जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। तो आज के बाद याद रखेगा दोस्तों, भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा गया, क्योंकि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर है, पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी है, नीचे दक्षिण की तरफ हिंद महासागर है। तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण उसे क्या कहा गया दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत कहा गया। ठीक है, तो लिख रहा है दोस्तों, ये जो प्लेट है, कह रहा है कि किस प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भाग शामिल है। दोस्तों कौन सी प्लेट है, तो इस प्लेट का नाम ही भारतीय प्लेट है। क्या नाम है दोस्तों, इस प्लेट का नाम भारतीय प्लेट है। याद रखिए, जिसपे स्वयं भारत भी विद्यमान है और उसी प्लेट पर जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यह भी विद्यमान है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और ये जो भारतीय प्लेट है दोस्तों, किसका हिस्सा रह चुका है दोस्तों, किसका हिस्सा था, तो याद रखिएगा ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था दोस्तों, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था दोस्तों। इसे भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है ना, इस तथ्य को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान, ठीक है, प्रवाह के दौरान कह रहा है जो भारतीय प्लेट जो है ये कहां जा रही है दोस्तों, इसका प्रवाह यानी ये गति कर रही है एशियाई प्लेट की तरफ। ठीक है, और उस दौरान लावा के प्रवाह से किसका निर्माण हुआ है। भाई जाहिर सी बात है, उस प्लेट पर जाएगी, ठुकेगी तो दोस्तों क्या होगा, ज्वालामुखी फट सकता है। तो ठीक है, हालांकि ज्वालामुखी जैसी क्रिया नहीं हुई, लेकिन पृथ्वी के अंदर का मैग्मा अगर बिना ज्वालामुखी के भी दोस्तों धरातल पर आकर फैल जाए तो उससे कुछ निर्मित हुआ भारत में, जिसे हम दक्कन ट्रैप का नाम देते हैं। भारत में जो दक्कन ट्रैप है दोस्तों, इसका निर्माण माना जाता है 6 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, 6 करोड़ वर्ष पूर्व ये दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था दोस्तों। और ये क्यों हुआ था, तो जो भारतीय प्लेट है ये एशियाई प्लेट की तरफ गई थी, इसी कारण दोस्तों ये जो है प्लेट का निर्माण हुआ था। ठीक है, प्लेट नहीं, इसी कारण दोस्तों दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि अंटार्कटिक प्लेट के अंतर्गत शामिल है। अंटार्कटिक दोस्तों ये याद रखेगा सर्वाधिक दक्षिणी प्लेट है, सर्वाधिक दक्षिणी। ठीक है, इसके दक्षिण में दोस्तों फिर तो अभी वर्तमान में स्थिति देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव यहीं पर स्थित है। तो अंटार्कटिक प्लेट के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन शामिल होते हैं, तो याद रखेगा पहले इसकी वो याद रखिए कितना बड़ा है दोस्तों, तो ये 60.9 लाख वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, वर्ग किलोमीटर, ये इतनी बड़ी प्लेट है। ठीक है, 60, हमारे भारत का क्षेत्रफल तो आप जान ही रहे 32 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहां देखिए 60 लाख वर्ग किलोमीटर का एक प्लेट है दोस्तों, जिसको हमने नाम दिया अंटार्कटिक प्लेट। और इस अंटार्कटिक प्लेट पर क्या है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत क्या शामिल है, तो याद रखेगा इसके अंतर्गत अंटार्कटिक महासागर शामिल है। क्या शामिल दोस्तों, महासागर एवं महाद्वीप। मैंने पीछे बताया ना, ये महासागर महाद्वीप दोनों के अंतर्गत आता है। तो इस प्लेट पर केवल यही है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, ये तथ्य आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है उत्तरी अमेरिकी प्लेट के अंतर्गत शामिल है। उत्तरी अमेरिकी जो प्लेट है दोस्तों, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। ठीक है, मैंने बताया था दोस्तों उत्तरी अमेरिकी ये किसका हिस्सा था दोस्तों, तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट जो हिस्सा था ये अंगारा लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था दोस्तों, यह अंगारा लैंड का हिस्सा था, जिसे हम लारेशिया के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे, लारेशिया के नाम से जानते थे। और इसी प्लेट के अंतर्गत दोस्तों और कौन आता था, इसी प्लेट के अंतर्गत यूरेशिया भी आता था। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया भी आता था। अभी वर्तमान की बात कर रहा है कि उत्तरी अमेरिका प्लेट के अंतर्गत अभी कौन कौन आता है दोस्तों, तो उत्तरी अमेरिका प्लेट के अंतर्गत शामिल है, याद रखेगा, जो पश्चिमी अटलांटिक महासागर है, पश्चिमी अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर जो स्थित है दोस्तों वर्तमान में, वो हो गया, और उत्तरी अमेरिका हो गया। ये सब एक प्लेट पर स्थित है, इसके लिए अलग अलग प्लेट नहीं, ये एक पर है। और कितना बड़ा यह प्लेट है दोस्तों, तो यह प्लेट है 75.9 लाख वर्ग किलोमीटर।
75.9 लाख वर्ग किलोमीटर। इतनी बड़ी दोस्तों प्लेट है जिस पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वर्तमान में है और पश्चिमी अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, ओशियन मतलब महासागर। अटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी हिस्सा है वो किस प्लेट पर है दोस्तों? वो उत्तरी अमेरिका वाले प्लेट पर बसा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, कर इंडो ऑस्ट्रियल न्यूजीलैंड प्लेट। ठीक है, न्यूजीलैंड तो शुरू में मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन अगर महाद्वीप वाइज देखेंगे दोस्तों तो इंडो मतलब क्या हो गया? भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप। उसी तरह से ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन मतलब क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप। उसी तरह से न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड जो देश है, ठीक है, इसकी बात करें। ठीक है, न्यूजीलैंड ये जो स्थान है दोस्तों, इसके अलावा ऐसे हजारों की संख्या में दोस्तों छोटे छोटे द्वीप भी मिलेंगे। ठीक है, द्वीप समूह मिलेंगे। ये सभी का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो जिस पर हमारा ये भारत भी शामिल है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है यह है 47.2 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 47.2 लाख वर्ग किलोमीटर। सर सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा आगे मिलेगा प्रशांत महासागर वाली प्लेट, वो 103 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वो सबसे बड़ी प्लेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला दे रहा है कि अफ्रीकी प्लेट के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, शुरुआत में दोस्तों अफ्रीकी प्लेट दोस्तों किसका हिस्सा थी? तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ये गोंडवाना लैंड की हिस्सा थी। किसकी हिस्सा थी दोस्तों? यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। ठीक है, और ये वाली प्लेट दोस्तों ये किसका हिस्सा रह चुकी है? तो ये इसका किसका हिस्सा थी? तो याद रखेगा, ये भी गोंडवाना लैंड की हिस्सा थी ना, ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो अफ्रीकी प्लेट है, वर्तमान में इस अफ्रीकी प्लेट के अंतर्गत दोस्तों कौन शामिल होता है? तो जिस तरह से दोस्तों आपने अटलांटिक में पश्चिमी अटलांटिक को आपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के साथ रखा, उसी तरह से पूर्वी अटलांटिक जो है दोस्तों वो इस अफ्रीकी प्लेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूर्वी अटलांटिक जो है दोस्तों यह किस प्लेट के अंतर्गत आता है? पूर्वी अटलांटिक महासागर। ठीक है, पूर्वी अटलांटिक महासागर ये अफ्रीकी प्लेट के अंतर्गत आता है। इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर जाइए। कह रहा यूरेशिया प्लेट। यूरेशिया का मतलब क्या हो गया दोस्तों? यूरेशिया का मतलब हो गया यूरोप और एशिया। ठीक है, कह रहा यूरोप और एशिया। ठीक है, कह रहा ये यूरेशियाई प्लेट के अंतर्गत दोस्तों शामिल है। इस प्लेट के अंतर्गत दोस्तों कौन शामिल है? तो याद रखेगा, इसके अंतर्गत भी पूर्वी आप यहां बल्कि उत्तर पूर्वी कर लीजिए, उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर। ठीक है, उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर जो वर्तमान में है वो किस प्लेट के अंतर्गत आता है दोस्तों? वो इस यूरेशियाई प्लेट के अंतर्गत आता है। देखिए खाली यहां पूर्वी बोलना सही नहीं है, क्योंकि पूर्वी बोलेंगे पूर्वी तो पूर्वी अटलांटिक यहां भी मिल गया दोस्तों अफ्रीकी प्लेट पर, तो यहां उत्तर पूर्वी बोलिए, पहले ऊपर जाइए और फिर पूर्वी बोलिए। तो उत्तर पूर्वी जो अटलांटिक प्लेट है दोस्तों वो अटलांटिक महासागर वो यहां पर है। और कितना बड़ा ये है दोस्तों? तो 67.8 ठीक है लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर, ये आप याद रखेंगे दोस्तों, ये इतनी बड़ी प्लेट है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, कुछ छोटी मोटी प्लेटें की भी बात कर लिया जाए, सब बड़ी बड़ी प्लेटों की बात तो हो गई। लिख रहा है कोकोस प्लेट। कौन सा प्लेट है दोस्तों? कोकोस प्लेट की बात कर रहा है। कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और किस प्लेट के बीच में स्थित है? आपको सीधा सीधा बता दिया दोस्तों कि जो कोकोस प्लेट है ये मध्यवर्ती जो अमेरिका का क्षेत्र है और किस प्लेट के बीच में स्थित है दोस्तों? तो याद रखेगा ये प्रशांत महासागर की प्लेट के मध्य स्थित है। प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में दोस्तों। ठीक है, इधर देखिए मध्य अमेरिका है, मध्यवर्ती अमेरिका है, इधर मध्यवर्ती अमेरिका है, इधर मध्यवर्ती अमेरिका है, इधर प्रशांत महासागर वाला प्लेट है, और बीच में जो है दोस्तों ये क्या है? तो बीच में याद रखेगा यहां पर स्थित है दोस्तों कोकोस प्लेट। कौन सा प्लेट स्थित है दोस्तों? ये कोकोस, एक छोटा सा प्लेट है दोस्तों, इसके बारे में आप जानिएगा। ठीक है, अब प्रशांत महासागर की बात आ गई तो मैंने पीछे बता दिया दोस्तों कि इसकी लंबा ये कितना बड़ा है? तो 103.3 लाख वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखेगा सर्वाधिक बड़ा। ठीक है, सर्वाधिक बड़ा प्लेट दोस्तों कौन सा है पूरे धरती का, पूरे पृथ्वी का? तो ये प्रशांत महासागरीय प्लेट दोस्तों ये सबसे बड़ी प्लेट है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल करा दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, देखिए प्रशांत महासागर भी बहुत बड़ा है, तो प्रशांत महासागर का दोस्तों यहां दक्षिणी हिस्सा याद रखेगा। ठीक है, दक्षिणी हिस्सा याद रखेगा। ठीक है, करा दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत
प्रशांत महासागरीय यानी दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में दोस्तों कौन सा प्लेट स्थित है? तो याद रखेगा यहां पर एक प्लेट है दोस्तों जिसे नाम दिया गया नजका प्लेट। क्या नाम दिया गया है? नजका प्लेट नाम दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों यहां जो हमने शुरू में पढ़ा, फिर से याद रखिएगा, मध्यवर्ती अमेरिका के पास कौन सा प्लेट है दोस्तों? तो याद रखिएगा कोकोस प्लेट है। कौन सा दोस्तों? कोकोस प्लेट है। उसी तरह से दक्षिणी अमेरिका के पास कौन सा प्लेट है दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका के पास, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के पास दोस्तों कौन सा है? तो नजका प्लेट है। कौन सा है? नजका प्लेट। ठीक है, ये दोस्तों प्लेट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सी प्लेट एशिया महाद्वीप, जो जिस महाद्वीप का अभी वर्तमान में भारत हिस्सा दोस्तों एशिया महाद्वीप, कह रहा है कौन सी प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन स्थित है दोस्तों? तो एक छोटी प्लेट है दोस्तों जिसको हम कहते हैं फिलीपीन प्लेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? फिलीपीन प्लेट। ठीक है, फिलीपीन प्लेट बोलते हैं। ठीक है, इस पर दोस्तों कई सारे छोटे छोटे देश भी अवस्थित है। ठीक है, तो फिलीपीन प्लेट का नाम याद रखेंगे। अच्छा सवाल ये भी है। आगे बढ़िए दोस्तों, कह रहा है कौन सी प्लेट गिनी देश का नाम सुना होगा ना, पपुआ न्यू गिनी। गिनी मतलब क्या दोस्तों? गिनी को हम कहते हैं पपुआ न्यू गिनी। ये एक देश है दोस्तों, याद रखेगा। कह रहा है पपुआ न्यू गिनी के उत्तर में, और फिलीपीन जो प्लेट है उत्तर में, फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में दोस्तों कौन सी प्लेट स्थित है? क्या बोला? कौन सी प्लेट पपुआ न्यू गिनी के उत्तर में, फिलीपीन और इंडियन प्लेट। अच्छा, सीधे सीधे बात कर रहा है कि फिलीपीन प्लेट है। ठीक है, फिलीपीन प्लेट है। और नीचे दोस्तों क्या है दोस्तों? नीचे आपका इंडियन प्लेट है, यही ना, इंडियन प्लेट है। इन दोनों के बीच में याद रखेगा कैरेबियन प्लेट स्थित है। कौन सा प्लेट स्थित है दोस्तों? इन दोनों के बीच में। ठीक है, कैरेबियन, वो कैरेबियन कंट्री वाला मत पकड़िएगा। ठीक है, सॉरी कैरेबियन नहीं यार, कैरोलिन प्लेट स्थित है। कैरोलिन, ठीक है, कैरोलिन प्लेट स्थित है। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा कैरेबियन। तो कैरेबियन कंट्री जो दोस्तों अमेरिका के पास में, मैक्सिको की खाड़ी, उसके और आगे बढ़ेंगे, फ्लोरिडा देश से उसके और आगे जाएंगे दोस्तों, तो आपको वहां मिलेगा जहां पे बर्मुडा ट्रायंगल है ना, वो वहां पे जाके मिलता है। ठीक है, ये कैरोलिन प्लेट है। ठीक है, जो इंडियन और फिलीपीन प्लेट के बीच में स्थित है। कौन सा प्लेट है दोस्तों? कैरोलिन प्लेट। ठीक है, कौन सी प्लेट है? कैरोलिन। छोटी छोटी प्लेटें हैं, सवाल लेकिन आते हैं परीक्षा में, इसलिए दोस्तों याद रखें। करा सबसे छोटी प्लेट कौन सी है? अगर दोस्तों सबसे बड़ी प्लेट की बात करें, सबसे बड़ी प्लेट की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ी प्लेट हमने पढ़ा था प्रशांत महासागर वाली प्लेट थी। कौन सी थी दोस्तों? प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये सबसे बड़ी प्लेट है। इस प्लेट को कितना बताया गया? इसका क्षेत्रफल दोस्तों, तो इसका जो क्षेत्रफल बताया गया है वो बताया गया दोस्तों 103.3 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 103.3 लाख वर्ग किलोमीटर। अभी पीछे आपने पढ़ा था। अभी जो आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी प्लेट कौन सी है जो प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो इसका नाम है जुआन डी फुआ। कौन सा प्लेट है दोस्तों? याद रखेगा, इस प्लेट का नाम है जुआन डी फुआ। ठीक है, जुआन डी फुआ प्लेट याद रखेगा। ठीक है, ये दोस्तों सबसे छोटी प्लेट है। ये भी प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है, और सबसे बड़ी प्लेट तो प्रशांत महासागर वाली प्लेट होगी। ठीक है, फूका याद रखेगा, फूका। ठीक है, फूका, फिर से लिख दूं, ठीक है, फूका प्लेट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि किस कटक की प्रवाह दर सबसे कम है? 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है दोस्तों। किस कटक की प्रवाह दर? कटक मतलब बहुत छोटी सी प्लेट है, उसकी प्रवाह वो बहुत धीरे चल रहा है दोस्तों, उसकी प्रवाह दर सबसे कम मानी गई है। और वह कौन सी प्लेट है दोस्तों? वह आर्कटिक कटक है। ठीक है, आर्कटिक कटक कहिए चाहे प्लेट कहिए, इसकी प्रवाह दर, आप जान रहे हैं कि सब टहल रहे हैं, ये सब दोस्तों टहल रहे हैं, लेकिन इनकी गति बहुत धीमी है। और उनमें भी सबसे कम गति किसकी है? तो 2.5 सेंटीमीटर दोस्तों। एक साल में अगर अलग मतलब इतना टहले तो पता चलेगा क्या पानी में 2.5 सेंटीमीटर होता कितना, देखो इतना, तो कैसे अंदाज लगाओगे? तो कई हजार साल जब बीतेंगे दोस्तों तब हमें दूरी का ज्ञान होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये चीजें हमें नहीं पता चल पाती हैं। फिलहाल आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, स्टडी 91 के साथ जुड़ेंगे ना तो मुख्य रूप से आपको यही फायदा मिलेगा कि पूरे भारत में जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, आज तक किसी ने एक एक पॉइंट पर, एक एक टॉपिक पर चर्चा करने का बीड़ा नहीं उठाया।
मैंने इस क्लास में दोस्तों ये जो नंबरिंग दिया हुआ है ना, ये नंबरिंग मैंने इसीलिए किया कि बच्चे को ये पता चले कि नितिन सर की कौन सी नंबर की क्लास है। हो सकता है कुछ बच्चे आज हमसे जुड़े हों, तो अगर वो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देखना चाहें तो अलग अलग देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक एक चैप्टर पर, एक एक टॉपिक पर हम अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप जुड़े रहेंगे तो आगे जो विषय हमने नहीं पढ़ा है उनका भी नंबर आएगा। अभी तो हमने संपूर्ण इतिहास पढ़ा दिया, जिसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न तीनों पढ़ा दिया। आपको संविधान भी पूरी तरह से पढ़ा दिया गया। अब हम पहुंचे वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। बहुत जल्द दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी भी समाप्त हो जाएगा। और आप ये भी सोचा ना कि क्लास में ही दोस्तों 7200 सवाल पढ़ा दिए गए। आज 7201 से 230 तक पढ़ा गया, कल के डेट में फिर 231 से 260 तक पढ़ा जाएगा। तो ऐसे डेली दोस्तों ज्यादा नहीं, हम लोग 30 सवाल ही पढ़ते हैं, लेकिन एकदम विधिवत पढ़ते हैं, ठीक है। तो पीछे के वीडियोस नहीं देखें तो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं पहले भी यूट्यूब पर, ये उनके हैंड रिटन नोट्स है। इसको मैंने खुद नोट्स तैयार किया था और पहले नोट्स वाली क्लासेज चलती थी यूट्यूब पर हमारे, ठीक है। आप देख सकते हैं जाके, बहुत शानदार क्लासेज होती थी। उन्हीं का दोस्तों ई बुक फॉर्मेट में नोट्स मिलेगा। किताबें अगर ऑर्डर करते हैं दोस्तों तो किताबें पैक होकर आपके घर जाती हैं, ठीक है। अब बाकी आप ये समझिए कि पेड कोर्स भी बेहतर ही हमारा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपका पेड कोर्स बड़ा कॉस्टली है। कॉस्टली नहीं, आप हमेशा इस पर देखिए, ध्यान दीजिए कि क्वालिटी कंटेंट कितना है, ठीक है। फिर बात कीजिएगा कि क्या कॉस्टली है, ठीक है। आप 5 रुपए की चाय पीकर मजा नहीं आया, फेंक देंगे तो बेकार ही है। 10 रुपए की चाय ने अगर आपका दिल जीत लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मुद्दा यह है कि जो कोर्स आपने ज्वाइन किया उससे आप कितना सीख पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सस्ता महंगा तो भाई अपनी जगह, ठीक है। तो चलिए सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। आगे इसी तरह से जुड़े रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।